गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल अपन ने देखा था फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट देखा था वुमेन इन क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन में, जिसमें देखा था हमने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, नेचर देख लिया था, है ना उसका। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बारे में बात करेंगे अपन आज। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल कमिटमेंट्स माने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मतलब क्या है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या क्या समझते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय से? अंतर्राष्ट्रीय से मतलब है कि विश्व परिदृश्य में, विश्व पटल पे भारत की महिलाओं की स्थिति, विश्व की महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में लेखा जोखा। मतलब कहने की तात्पर्य यह है कि जब विश्व स्तर पे कोई बात रखी जाती है, उसको या उससे संबंधित सम्मेलन या आयोजन किए जाते हैं, उन्हें अभिसमय कहते हैं। वो अभिसमय होते हैं, और अभिसमय इसलिए बनाए जाते हैं, संबंधित समस्या का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है कि भाई समस्या इस समय ज्वलंत क्या है। चाहे वो कोविड-19 हो, या सीटीबीटी का मामला हो, या शेयर मार्केट का मामला हो, या लोगों की जनसंख्या का मामला हो, महिलाओं की पारिस्थितिक स्थिति के बारे में हो, आर्थिक और सामाजिक स्तर की कोई बात हो, कोई राजनीतिक स्तर की बात हो, या किसी अपराधी से या अपराधियों या किसी तरह के अत्याचार और अपराधों की बढ़ती हुई श्रृंखला की बात हो, तो कुछ भी हो जो ऐसी एक समस्या हो गई है, एक ऐसी समस्या हो गई है जो स्पीडली बढ़ गई है, और उसका स्तर यह है कि यदि आज इसको रोका नहीं गया तो विश्व इससे प्रभावित हो सकता है। जैसे बढ़ता हुआ तापमान, जैसे हम इसको कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसे है, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात है, या अन्य कोई बात जो इस स्तर की है जिससे कि मानव जाति पूरी की पूरी प्रभावित हो सकती है, मतलब पूरे मानव उससे प्रभावित हो सकते हैं। तब इस तरह की जब बात होती है तो उस स्तर की बात पे समाधान विश्व स्तर पे होना आवश्यक है, क्योंकि वो समस्या विश्व स्तर की है, विश्व से प्रभावित होने वाला है, तो वो निदान भी विश्व स्तर पे ही होगा। जब निदान विश्व स्तर पे होगा उसका, तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कमिट्स बुलाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न देश, मतलब विश्व के जो देश हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित होते हैं, और उससे संबंधित अपने अपनी बात को रखते हैं, अपने अपने सुझाव रखते हैं, और लास्ट में जब मीटिंग का निष्कर्ष निकलता है तो उस निष्कर्ष के दौरान में ये बात कही जाती है कि इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या इसके लिए किया जाना चाहिए। फिर जब उसमें एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन बन जाता है, वो उस रूल्स ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से हर देश को निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने स्टेट में, अपने राष्ट्र में जाएं और वहाँ पे उससे संबंधित विधि का निर्माण करें। उससे संबंधित विधि का निर्माण यदि वो कर देंगे, उसमें क्या होगा? उन कन्वेंशन में, उन अभिसमय में जो निर्धारित हुआ है, जो सामने निकल के आया है, उसके बारे में बात होगी। और जब निकल के आ गया तो उस हिसाब से हर राष्ट्र अपने आ जाके अपनी अपनी विधि का निर्माण कर लेगा। तो बात जब महिलाओं और बच्चों की आई, या महिलाओं की बात आई कि उनका जो मूल्यांकन है गिरता जा रहा है, उनके मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, उनके साथ होने वाले अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर उस स्तर पे उनने क्या देखा कि कमिट्स किया जाए, कन्वेंशन किए जाए, और उन कन्वेंशन के आधार पर हर एक राष्ट्र अपने यहाँ पे विधि का निर्माण करे। तो ऐसे ही मानवाधिकार पर अनेक बार रिविजन बुलाए गए हैं, जिन्हें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन अभी समय पारित किए गए हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, आप नाम सुना होगा, मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा, या इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स 1948। ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, उसमें आर्टिकल हैं और भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं। तो भारतीय संविधान में लगभग मूलभूत अधिकारों संबंधित जो आर्टिकल्स लिए गए हैं, वो सारे के सारे आपके ह्यूमन राइट्स से उठा लिए गए हैं। क्योंकि ह्यूमन राइट्स क्या है? ऐसे राइट्स जो प्रत्येक मानव मात्र को उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ा राइट्स क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार से मतलब क्या है? जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान शामिल है। इसके अलावा आपकी ऑक्सीजन है, शुद्ध वायु है, आसपास का वातावरण है, वो सब उसमें शामिल रहेगा। तो ह्यूमन राइट्स मानव के वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 1948 है, जो आया था ह्यूमन राइट्स 1948।
सेकंड है महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय 1953, कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन 1953 है। मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा 1948 का मतलब क्या है? मानव मात्र के लिए है और उसमें महिलाएं शामिल हैं, ऐसा हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। महिला उसमें शामिल है कि नहीं? हाँ, महिला उसमें शामिल है। फिर दूसरा बताया मैंने, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर भी समय, मतलब अब महिलाएं जब प्रोग्रेस कर रही थीं तो उनने देखा कि महिलाओं का व्यक्तित्व, गिनी चुनी महिलाएं हैं जिनका नाम राजनीति में आता है, जैसे इंदिरा गांधी है या अन्य बड़ी नेता हैं जो विदेशों में बड़ी नेता हैं, या जिनके नाम आ रहे थे बस वही राजनीति में थी। लेकिन अन्य महिलाओं को क्या, उस घर और गृहस्थी के लिए हैं या चौका चूल्हे के लिए हैं, या उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता क्या? तो उनका राजनीतिक अधिकारों पर भी अभी समय आया आपका 1953 में, जिसमें विश्व स्तर पर यह निर्धारित किया गया कि महिलाओं को भी राजनीतिक प्रभाव उनका रहेगा और उनको भी एक अनुभव, एक बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और उस आधार पे हर राष्ट्र अपने विधि का निर्माण करे और उस विधि के आधार पे उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित, हम सुनते हैं कि फलाने क्षेत्र में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है ना? तो वो उसका प्रभाव था। अगला था विवादित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभी समय 1957। विवाहित मतलब मैरिड वुमेन, तो उसके लिए क्या था? कन्वेंशन ऑन द नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन 1957, कि महिलाओं के जो विवाहित महिलाएं उनकी राष्ट्रीयता क्या होगी। विवाहित महिला है, मान लो कोई यहाँ से विवाह होकर कोई विदेश चली जाती है या वहाँ से कोई महिला यहाँ पे आके विवाह कर लेती है, तो उससे संबंधित क्या विधान होगा, क्या विधि होगी, उस पर अभी समय 1957 में आया था, जिस पे इस बात से चर्चा हुई थी। क्योंकि जब कोई, मैंने बताया ना आपको भी, जब कोई समस्या राष्ट्रीय स्तर पे आ जाती है कि भाई अब इसको विश्व स्तर पे संभालने की आवश्यकता है, यदि अब इसको संभाला नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या बहुत बड़ा अत्याचार हो सकता है। उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अभी समय किए जाते हैं और उस पर एक सार्वभौमिक घोषणा की जाती है। सार्वभौमिक मतलब सब मिलके जो डिसीजन लेते हैं उस पे आधार पे कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसके आधार पे काम करना होता है। वो चौथा था महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन की घोषणा 1967, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1967, मतलब महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों का समापन, उनके साथ किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद मतलब समझते हैं, डिफरेंस करें, ये महिला ऐसी है, छोटी है, या ये तो घर के लायक है, इनको ये काम धंधे नहीं कर सकती, ये बिजनेस नहीं कर सकती, ये जॉब के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक नहीं है, ये घर के लिए बनी है, सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जाएगा। उसका ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का एलिमिनेशन कर दिया गया और 1967 का ये सार्वभौमिक घोषणा हुई थी अभी समय के अंतर्गत। फिर अगला है आपका महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर अभी समय 1993। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशन ऑन द कंक्लूजन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सभी प्रकार के जो महिलाओं पर अत्याचार होते थे ना, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों का समापन अभी समय हो गया था आपका 1979 का था, है ना। उसके बाद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर अभी समय, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है वो हिंसा किसी भी प्रकार की हो सकती है, मारपीट हो सकती है, घरेलू हिंसा हो सकती है, या उनके साथ तो मैंने कल भी बताया था क्रूअल्टी के अंतर्गत आपने हिंसा देखी थी। यहाँ हिंसा से मतलब मारपीट है, अत्याचार हैं, जो अपराध हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। उनके साथ जिस तरह की भी हिंसा होती है, और उसके लिए मैंने आपको एक अच्छा खासा लेक्चर दिया था कल, जन्म से लेके मृत्यु तक का, जिसमें कि वो सब अत्याचार जो है, हिंसा है कि उन्मूलन, हिंसा से संबंधित होंगे। तो उन्होंने कहा कि 1993 में ये आएगा। तो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 1979, ये 1989 मतलब 1979 में ये कन्वेंशन आया था, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हर हिंसा का उन्मूलन किया जाना चाहिए। हर हिंसा मतलब हर हिंसा, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा उनके ऊपर जायज़ नहीं है, और यदि उनके ऊपर हिंसा होती है तो उसके लिए वो उनके सामने वाले को दंडित किया जाएगा।
चाहे वो कोई भी हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे बाहर का सदस्य हो, चाहे कार्यस्थल पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे सड़क चलते किसी ने कोई दुर्घटना की हो, मारपीट की हो, अत्याचार किया हो, या कोई धोखेबाज या धोखे दिए हो, चाहे मैरिज संबंधित कोई अपराध किए हों, चाहे उनके सेक्सुअल संबंधी कोई अपराध किए हों, सब प्रकार के अपराधों की हिंसा को रोक दिया जाए, तो उससे संबंधित ये अभिसमय था। फिर है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय का स्वैच्छिक प्रोटोकॉल 1999, ये था वॉलंटरी प्रोटोकॉल ऑफ द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1999। तो ये 1999 में आया था, जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय था, जिसमें महिलाओं पे के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1999 में आया था, उससे संबंधित स्वैच्छिक प्रोटोकॉल था कि इस प्रोटोकॉल का आपको स्वैच्छिक रूप से पालन करना पड़ेगा। स्वैच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है। स्वैच्छिक मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, और ये हो जाता कि बिल्कुल लीगल है, विधिक रूप से इसका प्रोटोकॉल का पालन करना है, तो फिर उसमें कोई भी मत नहीं हो सकता था, कोई भी आप सोच नहीं हो सकती थी, वो आपको वैसा का वैसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विधि जैसी है वैसी ही माननी पड़ती है। विधि को हम परिवर्तित अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ और सड़क पर बाईं तरफ चलने की जगह मैं दाईं तरफ चलने का नियम मानने रखता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। रूल क्या है कि आपको बाईं तरफ फुटपाथ पे चलना है, तो आप बाईं तरफ फुटपाथ पे चलेंगे। तब आपको यदि कोई एक्सीडेंट करता है, कोई दुर्घटना पहुंचाता है, तो आप लायबल हैं, दावा लाएंगे और आप सफल होंगे। वैसे ही कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तो ओवरटेक करने के लिए उसको राइट साइड से है, विदेशों में तो लेफ्ट साइड से है, तो वो रूल्स ऑफ रेगुलेशन बने हुए हैं, उनका हमको पालन करना पड़ता है। यदि हम रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो लॉ के द्वारा प्राधिकृत हैं, प्रेस्क्राइब्ड हैं, यदि उनका पालन नहीं करेंगे तो हमको लॉस होगा और हम उसके खिलाफ कोर्ट में रिलीफ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने लॉ के विरुद्ध काम किया है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन था। एक और है महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। एक आयोग का निर्माण हुआ था कि महिलाओं की परिस्थिति क्या होनी चाहिए। महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित जो आयोग था उसके बारे में बात की गई थी कि महिलाओं के साथ लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना प्रत्येक महिला को क्या विवाह करने और परिवार का गठन करने का अधिकार दिया गया है। और इसके अनुच्छेद 1 में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान अधिकारों के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का, बढ़ने का, पढ़ने का, विकास करने का, अपने धर्म को, जाति को, संप्रदाय को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। किसी के इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। इसको क्या दिया जाए? सपोर्ट दिया जाए। इसको क्या दिया जाए? प्रोटेक्शन दिया जाए। तो वो भारतीय संविधान के अंतर्गत, हमारा संविधान जब बना तो वो प्रोटेक्शन की बात हमने की है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात है ना, तो वो हम सब देखते हैं। और आर्टिकल 14 हमारी समता की बात करता है कि विधि के समक्ष सभी समान है, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। इसको हम शासन का अधिकार कहते हैं या शासन का राज्य कहते हैं। फिर उसमें आगे बढ़ने कहा महिलाओं के सिविल, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर भी समय समय पर अभिसमय बनाए गए, जो जिनके बारे में बताया मैंने कि महिलाओं का सिविल, राजनीतिक मतलब राजनीतिक क्षेत्र में पहल, आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सकती है, आर्थिक रूप से वर्क कर सकती है और आर्थिक रूप से उसको समानता के साथ चीज़ें लेने, देने और खरीदने, बेचने और व्यवस्थित रखने और उनका समायोजन करने का पूरा अधिकार है। वहीं सामाजिक अधिकारों पर भी अभी समय, सामाजिक अधिकारों में भी बराबरी का दर्जा है महिलाओं का। सामाजिक सरोकार उनका बराबरी का है, क्योंकि राष्ट्र में जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी महिलाओं की है। विश्व में जितनी आबादी है उसकी आधी जो आबादी है महिलाओं की है। आबादी से कम हम करने पर तुल गए थे, भ्रूण हत्या कर करके, कन्या भ्रूण हत्या कर करके हम उसको कम करने पर तुल गए थे। और मतलब हम ये कह रहे थे कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिए थे, हम अपने पैर को काट रहे थे, क्योंकि जीवन के पहलू में दो पूरक हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है। बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री इस संसार की उत्पत्ति या संसार को आगे बढ़ाने की क्रिया को रोक देंगे। और दोनों का अपना अपना महत्व है। एक अकेले आप ये सोचे, एक परिवार में हर व्यक्ति चाहता है उसका लड़का जन्म ले, सबके यहाँ लड़के जन्म ले लेंगे तो विवाह किससे करेंगे? आगे की प्रोसेस रुक जाएगी। और विरोध करने वाली सबसे बड़ी कौन है? महिला का विरोध करती है, तब एक महिला पे अत्याचार होता है। इसके अलावा महिला पे अत्याचार नहीं होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या लिख रहे हो बेटे, है ना? ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा। इसमें क्या है? अधिकारों में समय समय पर अभिसमय हुए, उनमें क्या निर्धारित किया गया? उन्होंने निर्धारित किया कि शिक्षा, पहला पॉइंट, एजुकेशन, महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया
महिलाओं के साथ सबसे अच्छा काम क्या होगा कि उनको शिक्षित किया जाए। आप समझते हैं शिक्षित किया जाए का मतलब क्या है? इसका मतलब है विद्या दी जाए। आप जानते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमापनोति, धनाद धर्मस्तथा सुखम। ये सिद्धांत एक सूक्ति है, श्लोक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि इसको मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि जब विद्या व्यक्ति को जाती है और विद्या की देवी माँ सरस्वती जब ज्ञान देती है, तो ज्ञान का प्रकाश होता है। तो आप एक समझिए कि मान लो दीपक मैंने जलाया है तो वहाँ पे अंधकार दूर ज़्यादा का ज़्यादा दूर हट जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी कोने में अंधकार बना रहे, सूरज के उगते ही सारा अंधकार गायब हो जाता है। तो जैसी विद्या बुद्धि आएगी तो फिर उसका प्रकाश सब जगह होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं मैं आपको भी। अंग्रेज जब भारत में आ गए, अंग्रेजों का राज्य सब जगह फैल गया। वो आए किसके लिए थे कि वो छोटे छोटे व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय कर करके उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पे मूर्ख हैं और आपस में स्वार्थपरता से भरे हैं, इसलिए इन पे अधिकार किया जा सकता है। उन्होंने वो किया और उन्हें राज्य जमा लिए। उनका ब्रिटिश शासन यहाँ पे भारत शासन में चलने लग गया। अब आप ये सोचिए कि वो संख्या में गिनती में कम थे, अब भारत में रह रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को संभालना है, शासन व्यवस्था को संभालना है, सामाजिक व्यवस्था को संभालना है, तो अब क्या करेंगे? तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से लोगों को कम से कम इतना शिक्षित कर दें कि हम अपने ऑफिसों में इनको क्लर्क बना सकें। इनको ज्ञान की थोड़ा सा ज्ञान इनको दिया जाए। अब थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है तो थोड़ा सा ज्ञान नहीं देता, वो ज्ञान अपना विस्तार करता है ना, विस्तार करता है। और ज्ञान जब मिलता है तो उनको लोग जागरूक हुए, उनने लोग समाचार पत्र पढ़ना शुरू किए। अरे वाह, अमेरिका पे भी इनने शासन कर रखा था, यहाँ पे भी शासन कर रखा था, वहाँ से इनको भगा दिया गया। आंदोलन हुए, लोगों की जो ज्ञान है वो बढ़ा, तो फिर लोगों ने आंदोलन करना शुरू किए। महात्मा गांधी विदेशों में भी गए, वहाँ भी उन्होंने देखा कि भाई कैसे आंदोलन हो रहे हैं, कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। आप भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, आपके बिस्मिल्लाह हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वहाँ आपके नाम याद नहीं आ रहा है उनका, जिनने रेजिमेंट का निर्माण किया था। तो वो सब कैसे आगे बढ़े? तो ज्ञान के आधार पे चीज़ें आगे बढ़ाई गई, लोगों को समझाया गया। लोगों को ज्ञान जब शुरू हो जाता है ना तो लोगों की बुद्धि का विकास होता है और लोग जान पाते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है, विश्व स्तर पे क्या हो रहा है और विश्व स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, हमको कौन से राइट्स होने चाहिए और कौन से राइट्स का हमारे हनन हो रहा है उसके बारे में। तो शिक्षा जब दी गई तो उन्होंने कहा सबसे पहला पॉइंट काम किया जाए कि महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया जाए। तो महिलाओं को शिक्षित कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा शिक्षित करने के लिए महिलाओं को पढ़ाया जाए। तो अब आप देख रहे होंगे हमारे स्टेट लेवल पे भी और भारत में महिला बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं की जा रही हैं, विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनको साइकिल गिफ्ट की जा रही है और साइकिलें गिफ्ट की जाती हैं, उनको यूनिफॉर्म गिफ्ट की जाती है। SC ST OBC को जो है वो दी जाती है, ढेर सारी स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि वो वर्डन जो बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप पे हो रहा था वो स्टेट वहन करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर दे, ताकि वो पढ़ सकें। और पढ़ा हुआ व्यक्ति ही सभ्यता की सीढ़ियों को आगे चढ़ सकता है, संस्कृति को संभाल के रख सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? शिक्षा। शिक्षा मतलब क्या हो गई कि हमने दीपक को जला दिया है, ठीक है। अब दीपक जल गया है मतलब क्या है? प्रकाश हो गया है। और जब प्रकाश हो जाता है, जब प्रकाश होना शुरू हो जाता है तो फिर अंधकार भागता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही हमारा जो अज्ञान है वो भाग जाता है। इसलिए कहा जाता है गुरु। गुरु मतलब गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश रूपी ज्ञान से आलोकित कर दें वो गुरु होता है। गुरु का कार्य ये है कि वो अंधकार को भगा दे और ज्ञान को वहाँ स्थापित कर दे। और जब ज्ञान स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, असामान्य हो जाता है। असामान्य हो जाता है मतलब बुद्धिमान हो जाता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करने लग जाता है, अपनी आर्थिक स्थितियों, सामाजिक स्थितियों और पारिवारिक स्थितियों को सुधारने में लग जाता है। तो एक कहा जाता है ना कि एक परिवार में एक व्यक्ति पढ़ लिख जाए या अच्छे पद पे पहुंच जाए तो पूरे परिवार की नैया अपने आप ऊपर तैरने लगती है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा। और शिक्षा भी किस स्तर की दी जाए? जिसमें नैतिक शिक्षा भी हो, सामाजिक स्तर की शिक्षा भी हो, राजनीतिक स्तर की भी शिक्षा हो और धार्मिक शिक्षा भी दी जाए, ताकि व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके। वो कैसे होगा? शिक्षा से, है ना। दूसरा पॉइंट लिया उन्होंने सामाजिक सुरक्षा। अच्छा आप बताओ, जैसे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है या कोई व्यक्ति अपना कुछ उद्योग धंधा कर रहा है, अब जब घर से निकले तो उसको दिमाग में ये टेंशन रहे कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी या इसको चुरा लेगा जो मैंने कमाया है, ठीक है। और सॉरी,
इसको चुरा लेगा, या मैं सड़क से जा रहा हूं तो मुझे इसको कोई छीन लेगा, है? मतलब उसको पूरे टाइम सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जाते समय, खाते समय, हर समय दिमाग में एक टेंशन रहे कि मैं असुरक्षित हूं, मेरा परिवार असुरक्षित है और मेरी धन संपदा असुरक्षित है, तो क्या व्यक्ति का विकास प्रॉपर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग इसमें लगा रहेगा कि सामाजिक सुरक्षा तो है ही नहीं, सुरक्षा के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। और वही पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के काल में होता था, छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे रियासत, छोटे छोटे उनके राज्य, और उनमें काम करने वाले व्यक्ति स्वार्थपरता के चलते किसी भी को भी लूट खसोट करना, किसी के यहाँ से ज़्यादा संपदा है तो उठा लेना, सुंदर स्त्रियां हैं तो उठा लेना, तो वो सब कैसी थी? सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी। आज भारत डेमोक्रेटिक राज्य है, जो भी डेमोक्रेटिक राज्य हैं, लोकतंत्रात्मक राज्य हैं, जहाँ पे लोकतंत्रात्मक मतलब, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, मतलब सर्वोपरि इसमें जनता है। अब वो हम देख ही रहे हैं, हमारे पास पावर है वोट की, मताधिकार का हमारे पास राइट है, हमें पता है कि हम चुन के जिसको भेजेंगे वही वहाँ रहेगा, और यदि उसने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, लोक व्यवस्थाओं के हिसाब से काम नहीं किया, सामाजिक व्यवस्था सुरक्षा के आधार पर काम नहीं किया, तो हम इसको नेक्स्ट चुनाव में पटक देंगे। ये हमारे पास राइट है, ये वी हैव अ राइट ऑफ मताधिकार, या इसको कहते हैं वोट डालने का अधिकार हमारे पास है। तो ये सामाजिक सुरक्षा क्या है? सामाजिक सुरक्षा ये है कि समाज को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की, फोर्सेस बनाए ताकि ये बाहरी सुरक्षा कर सकें, फोर्सेस, और आंतरिक सुरक्षा कर सकें पुलिस संस्थान। और पुलिस संस्थान भी अलग अलग टाइप से, उनको अलग अलग से इस तरह से उनको पैक वो दी जाती है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है ताकि वो सुरक्षा कर सकें। तो सामाजिक सुरक्षा हो गई, मतलब समाज में हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। हम जब सुरक्षित हैं तो अब हमको सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना, अब हमको अपने विकास के बारे में सोचना है। हम विकास के बारे में तभी सोच पाएंगे जब हम सुरक्षित होंगे। यदि हमारे ऊपर तलवार लटकी है सिर के ऊपर, तो क्या मैं यहाँ आराम से बैठ के पढ़ा पाऊंगा? मेरा ध्यान पूरा टाइम तलवार के ऊपर रहेगा कि कब गिर जाएगी, कब गिर जाएगी, तो मैं सुरक्षित रूप से नहीं पढ़ा सकता। तो सुरक्षित जब हैं हम, तब हम सामाजिक सुरक्षा, हम सुरक्षित हैं तब हम विकास कर सकते हैं। तो दूसरा चरण क्या हो गया? सामाजिक सुरक्षा। पहला हो गया शिक्षा, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, दूसरा हो गया सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। तीसरा है नियोजन, नियोजन का अधिकार कि हम कहाँ पे रह सकते हैं, कहीं भी हमको रहने, घूमने फिरने, अपनी नियोजन, अपने व्यापार व्यवसाय को करने, अपने उद्योग धंधे को करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। हाँ, वो सही है, आप भी जानते होंगे कि भाई कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे नागालैंड, कोहिमा क्षेत्र हैं, या जम्मू कश्मीर राज्य पहले था, अब ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिस भील जाति क्षेत्र हैं, जिनमें आपको जाने की स्वतंत्रता नहीं है। उसका कारण है वहाँ की उनकी लोक व्यवस्था ऐसी है, वो अलग टाइप से रहते हैं, अभी उनका विकास उतना नहीं हुआ कि वो अपने सामान्य इस जीवन की धारा में आ सकें। तो ऐसे व्यक्तियों से आप दूर रहें, और दूर रहते हैं आप, रहने का कारण है कि ना तो आप उनको परेशान करेंगे, ना वो आपको परेशान करेंगे। उनका विकास धीरे धीरे हो रहा है, आज भी वो आधे नंगे उसमें जंगल में घुमा करते हैं, भील जनजातियां हैं। आप वहाँ रहेंगे तो आप उनकी व्यवस्था को भंग करेंगे, तो उसके आधार पर आपको वहाँ पर नियोजन करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो रिस्ट्रिक्शन आपको आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। तो नियोजन की स्वतंत्रता हो गई है ना, आप नियोजन कर सकते हैं, आप व्यवसाय करते हैं। आज कोई भी दुकान खोलते हैं तो आपको अधिकार है, आप कहीं भी खोल सकते हैं, आपको कोई अपने व्यापार व्यवसाय से रोक नहीं सकता है। उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ेंगे कि किसी को व्यापार करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं कर सकता। हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी हमने ली है तो एक लिमिटेड एरिया में जिससे हमने फ्रेंचाइजी ली है तो उससे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप इतने समय तक उसमें नई फ्रेंचाइजीज नहीं देंगे, है ना। गुडविल देना, जैसे नाम, कोई नाम है जैसे टाटा बिरला है या टाटा मेमोरियल के हॉस्पिटल्स हैं, तो उनका नाम लिया तो उसके लिए उसको पैसे लिए और उसने उसके आधार पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुल गया उस टाटा बिरला के नाम से। तो उसमें अब यहाँ आसपास उस नाम से और कोई नहीं खुलेगा जब तक कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, व्यापार करने का अधिकार, जैसे मैं एक मेडिकल की दुकान लेके बैठा हूँ, बगल में बी नाम का व्यक्ति भी मेडिकल की दुकान लेने के लिए आता है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई देख तू यहाँ पे दुकान मत खोल, तो कहता नहीं मैं तो खोलूंगा। भाई उसको राइट है खोलने का, लेकिन मैं उससे कहता हूँ नहीं भाई अपन एक काम करते हैं, मैं तुमसे 10,000 रुपये ले लो मुझसे और तुम यहाँ से दुकान मत खोलो। अब उसने 10,000 रुपये ले लिए मेरे और वो दुकान भी खोल ली। अब मेरे पास क्या राइट है? क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता मैं कोर्ट में, क्योंकि ये करार जो है शून्य है। तो करार जब शून्य है तो कॉन्ट्रैक्ट तो शून्य हो ही जाएगा, है ना। समझने वाली बात समझ गए हैं आप।
तो नियोजन का राइट है, आप नियोजन कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी। और फिर सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी हर तरफ से, हर पहलू से महिलाओं की हो, ताकि उनको यह अनुभव हो सके कि वो जीवन की मुख्य धारा में एक अपना अलग अस्तित्व रखती हैं, उनका अस्तित्व है, उनका महत्व है, उनके बिना कोई भी कार्य या विधि नहीं होती। और वैसे भी हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में यदि कोई यज्ञ आदि कर रहे हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो महिला का वाम अंग महिला बैठेगी तब वो लगेगा, यदि वो ग्रस्त है तो, अदरवाइज वो लगेगी नहीं विधि, वो पूजन सामग्री या वो पूजन को माना नहीं जाएगा। तो पूरा अधिकार है सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का महिलाओं को। इसके बारे में संपत्ति धारण करने की क्षमता, महिलाओं को भी संपत्ति धारण करने की क्षमता हो, इस बारे में भी अभिसमय में कहा गया था कि महिला भी संपत्ति धारण कर सकती हैं। नहीं तो पहले ये होता था कि वो संपत्ति उनको रखने का अधिकार नहीं है। संपत्ति अधिकार रखने का अधिकार तो पति को है, पिता को है, ससुर को है, उसके पुत्रों को है, लेकिन लड़कियों महिलाओं के लिए कोई संपत्ति नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, संपत्ति रखने का भी उनका पूरा अधिकार होगा, क्योंकि वो भी व्यक्ति है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत स्त्री भी आती है, पुरुष भी आती है, संतान भी आते हैं। तो संपत्ति धारण करने की क्षमता भी उसके अंतर्गत होगी। और फिर विवाह करने एवं परिवार बसाने का अधिकार भी उसका होगा। किसी हर व्यक्ति को विवाह करने और अपने परिवार बसाने का अधिकार है। कोई किसी व्यक्ति को विवाह करने से नहीं रोक सकता। कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने देखना, विवाह करने के विरुद्ध अपराध जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब शून्य होते हैं। कोई किसी को विवाह करने से नहीं रोक सकता। हाँ, कंडीशनल हो सकता है कि भाई मेरा पुत्र है, अब वो पढ़ रहा है, मैंने उसको कंडीशन रखी कि भाई तू जब तक कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक विवाह नहीं करेगा, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि तू विवाह करेगा ही नहीं तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। महिलाओं को पूरा अधिकार है वो अपना विवाह करें अपने, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 18 वर्ष से ऊपर है ना, जो भी बालिकाएं हैं वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं और उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। लेकिन सामाजिक सरोकार में, सामाजिक कंडीशन में आज तक समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाया है, उनका हस्तक्षेप रहा है और उसके चलते विभिन्न प्रकार के अत्याचार महिलाओं और पुरुषों के साथ होते रहे हैं। फिर है दासता से मुक्ति का अधिकार आदि के बारे में भी प्रावधान किया गया है। दास नहीं बनाया जाएगा किसी को भी, दास नहीं है महिलाएं। महिलाओं को भी अपना पूरा स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व के आधार पर उनको जीवन जीने और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि उनको जीवन जीने और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार ना हो। उनको दास नहीं माना जाएगा कि वो तो दासी की तरह ही रहेगी, मतलब दासी की तरह रहेगी मतलब दासों जैसा काम करेगी, उसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी, सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी, संपत्ति धारण करने की क्षमता, विवाह करने एवं परिवार बसाने का अधिकार, ये सब के सब अधिकार महिलाओं को इन कन्वेंशंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जाके अपने आप विधि बना के उनको दिए जाने का आयोजन किया गया था। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी जिसमें हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल प्रतिबद्धताएं हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उसके अंतर्गत ये आएगा। इसका अपना यूनिट फर्स्ट का ये चैप्टर, यूनिट फर्स्ट का जो था इंट्रोडक्शन, वो अपना समाप्त हो गया है।